वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग दी बार्क एग्जाम। ये क्या होता है, कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, इसकी एलिजिबिलिटी लिस्ट क्या होती है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी के बारे में इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है और लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल सके, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। तो आप कमेंट में मुझसे दोबारा से वही क्वेश्चन पूछें, इससे बेटर है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ आप देख सकते हैं, ये रही वेबसाइट। ठीक है, ये जो वेबसाइट आपके सामने मेंशन है barkonlineexam.in। ठीक है, यहाँ पे आपको विजिट करना है और ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपको इस जगह पे विजिट करना है इंफॉर्मेशन ब्रोशर। ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर पे आपको क्लिक करना है। जो भी इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको देने वाली हूँ सारा इंफॉर्मेशन मैंने इसी इंफॉर्मेशन ब्रोशर से निकाला है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद जो है सारी चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर डिसाइड करना है कि आपको अप्लाई करना है या नहीं। हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, तो इस पे क्लिक करके आप जो है देख सकते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, आपके फोटोग्राफ की साइज क्या होगी, साइन क्या होगी, एवरीथिंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ग्रेड एंड पे स्केल क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इंपॉर्टेंट डेट्स, ट्रेनिंग स्कूल की समरी, एग्जामिनेशन सिटी, ऑनलाइन एग्जाम, प्रोसेस फॉर बुकिंग द ऑनलाइन एग्जाम स्लॉट, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन की आपको जरूरत है सारा इन्फॉर्मेशन यहीं पर अवेलेबल है, दैट इज ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपको यहाँ पे विजिट करना है। ऑल्दो मैं जो है आपको सारा डिटेल देने वाली हूँ, लेकिन मेक श्योर जो मेरी डिटेल होगी वो सिर्फ बायो साइंस डिपार्टमेंट से बेस्ड पे होगी। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी और डिपार्टमेंट से अप्लाई करने वाले हैं फॉर द बार्क एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ बायो जो आप हमारा बायो साइंस डिपार्टमेंट है उसी के बारे में मैं सारा इन्फॉर्मेशन डील करने वाली हूँ, बिकॉज माई टीचिंग पाठशाला चैनल इज ऑल अबाउट द लाइफ साइंसेस एज वेल एज लाइफ साइंसेस एग्जाम। तो मैं सिर्फ बायो साइंसेस डिपार्टमेंट को कवर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि ये एग्जाम क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है, इसके एग्जाम पैटर्न, प्रिपरेशन लेवल कैसी होनी चाहिए, साइंटिफिक ऑफिसर के लिए ये पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द बायो साइंस डिसिप्लिन। सो लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहले जो है ये एग्जाम के बारे में सब कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। तो ये एग्जाम जो है मेनली कंडक्ट करवाता है DAE, या फिर आप कह सकते हो बार्क जो है ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है, स्पेशली फॉर द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एज वेल एज लाइफ साइंसेस या साइंसेस पोस्ट ग्रेजुएट। तो हमारा जो डिपार्टमेंट होगा वो होगा साइंस पोस्ट ग्रेजुएट। ये एग्जाम मेनली कंडक्ट किया जाता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर फॉर द ग्रेड A पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक बहुत ही रेपुटेटिव पोस्ट होती है बार्क में ही, जो कि होती है साइंटिफिक ऑफिसर की फ्रॉम द ग्रेड A। ठीक है, और इसके लिए कुछ एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। एग्जाम को आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद कुछ ट्रेनिंग पीरियड से आपको होके गुजरना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हो। तो ये जो फॉर्म है ये निकल चुका है फॉर 2021। तो जो बायो साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट आते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। बाकी ये वाला जो एरिया है वो फिजिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है। तो हम OCES जो डिपार्टमेंट है वहां पे फोकस करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। तो जैसे कि ये जो एग्जाम है सबसे पहले बार्क बायो साइंस एग्जाम के नाम से ये फेमस है, जिसे हम OCES भी कह सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ओरिएंटेशन कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट, दैट इज OCES। ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के थ्रू फॉर रिक्रूटिंग द कैंडिडेट्स फॉर द साइंटिफिक ऑफिसर फॉर ग्रेड A पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये बहुत, जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही रेपुटेटिव पोस्ट होती है बिकॉज इसका पे स्केल भी अच्छा खासा होता है। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे होते हो, मतलब कि आपने रिटर्न क्लियर किया, रिटर्न क्लियर करने के बाद आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जो आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें आपका पे स्केल लगभग जो है इतना देखा जाता है। ठीक है, स्पेशली जब इंटरव्यू चल रहा होता है तो दैट टाइम 55,000 लगभग पे स्केल देखा जाता है। ओके, उसके बाद जब आप सक्सेसफुली अपॉइंट हो जाते हो तो आपका अमाउंट इतना हो जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद सब्सिक्वेंट अगर इंक्रीमेंट होता है आपका, तो चांसेस होते हैं कि सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट में आप मैक्सिमम जो है इतना ऑब्टेन कर सकते हो, दैट इज 95,000। तो आप देख सकते हो कि इनका जो पे स्केल है वो अच्छा खासा हाई है, क्योंकि पोस्ट जो है वो भी अच्छी खासी
मतलब एक कह सकते हो रेपुटेटिव पोस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात आती है कि ये जो एग्जाम है इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको सारी बातें जानने को मिलेंगी, जैसे कि इस बात को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आपने एमएससी किया है फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स या फिर डिसिप्लिन्स लाइक एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एनिमल साइंस, लाइफ साइंस, बायोमेडिकल साइंस and bioscience with minimum of 60% aggregate marks in the MSc, ठीक है। तो अगर आपका मास्टर इन सारे डिपार्टमेंट में से किसी भी एक डिपार्टमेंट से हुआ है विद 60% मार्क्स इन योर मास्टर, तो आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। एज वेल एज बीएससी एक्सेप्ट फॉर द 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी, जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी है उनको छोड़ के अगर आपने बीएससी किया है और बीई, बीटेक, बीएससी इन टेक्नोलॉजी दैट इज मेनली इन फूड टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स, तो भी आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। दूसरी बात ये होती है, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी गई है, एमएससी एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड 1 आउट ऑफ physics, chemistry, biochemistry or agriculture chemistry as the subject at the BSc stage or at the subsidiary or the antecedent level in case of the 5-year integrated MSc। तो बोला ये गया है कि इसके अलावा जो है MSc एप्लीकेंट्स जो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका BSc के टाइम पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी बीएससी में से इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अलॉन्ग विद द एमएससी इन द अबव डिसिप्लिन, जो कि यहाँ पर मेंशन करके रखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एप्लीकेंट opting to be considered on the basis of GATE score should have valid GATE 2020 or GATE 2021 score in the life sciences or in the biotechnology। तो इस एग्जाम को मेनली अप्लाई करने का तरीका दो होता है, या तो गेट और जो ऑनलाइन एग्जाम है दोनों के थ्रू अप्लाई किया जाए, या फिर खाली गेट स्कोर के थ्रू अप्लाई किया जाए जिसमें आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता है। तो किसी के थ्रू भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास एक वैलिड गेट 2020 एज वेल एज गेट 2021 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास गेट का स्कोर कार्ड नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तब आपको सिर्फ और सिर्फ इवेल्युएट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एग्जाम, आई मीन टू से ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, ऐसे स्टूडेंट जो कि ये एग्जाम नहीं दे सकते हैं, जो कि रेयरली कोई एग्जाम मेंशन करता है, इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि कौन से बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनका एमएससी स्पेशलाइजेशन है इन द सब्जेक्ट लाइक फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, मैरीन बायोलॉजी, बायो एनालिटिकल साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, होम साइंस etc. and BE, BTech, MTech in biotechnology or genetic engineering, biomedical engineering are not eligible। तो अगर आपका मास्टर इन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स में है, या फिर आपका बीटेक या एमटेक बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में है, तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप पीएचडी कर चुके हैं, आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पीएचडी कंप्लीट हो गया है, तो भी आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। पीएचडी स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। दूसरी बात ये कि अगर आप रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट हैं तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन एक शर्त है, वो कौन सी है? वो शर्त ये है कि आपका जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है, ठीक है, फाइनल जो रिजल्ट है, रिजल्ट बोलने का मतलब हो गया मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट दोनों, ये आपके पास आ जाना चाहिए 30 दिसंबर 2021 तक, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ट्रेनिंग के आपका जब इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ट्रेनिंग एज वेल एज कोर्स वर्क के लिए बुला लिया जाएगा, लेकिन आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप 30 दिसंबर 2021 तक उनको सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे रिगार्डिंग योर मार्कशीट एज वेल एज डिग्री सर्टिफिकेट। तो अगर आप एमएससी ऑनगोइंग स्टूडेंट हैं तो आप देख लीजिए कि क्या आपका रिजल्ट यानी डिग्री सर्टिफिकेट और मार्क्स क्या आपको 30 दिसंबर
2021 तक मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो इस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने सारी बातें क्लियर कर दी है। कोई कंफ्यूजन है दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अब आते हैं एज लिमिट की बात करते हैं कि कितनी एज लिमिट चाहिए। तो इसकी एज लिमिट जो है काफी ज्यादा कम रख दी गई है। एज लिमिट अगर देखा जाए तो 1 अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी में एज लिमिट रहनी चाहिए 26 ईयर्स। अब चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ये 26 ईयर ही आपके लिए रहेगा, ठीक है। ओबीसी के लिए 29 ईयर्स, आइदर इट इज मेल और फीमेल। एससी एसटी के लिए 31 ईयर्स। इसके अलावा डिपेंडेंट्स ऑफ दोज हु डाइड इन द राइट ऑफ 1984 उनके लिए 31 ईयर्स। इसके अलावा जो ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास डोमिसाइल है कश्मीर का, उनके लिए 31 ईयर्स। फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन, वो 10 ईयर मिल जाएगा। डिपेंड करता है वो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उस कैटेगरी में उसको प्लस 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। आपको इस एग्जाम को देने के लिए आपकी नेशनैलिटी जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया की होनी चाहिए। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं, जैसे कि यूनिट्स हो गए, पीएसयू हो गए, या कोई इंस्टीट्यूट हो गया, तो अगर आप इस एग्जाम को देते हैं क्योंकि आपकी एज लिमिट है, तो आपको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन से। उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए मेनली अप्लाई, मतलब कि इंटरव्यू के लिए आपको अलाउ किया जाएगा। अगर आप एनओसी दिखाने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है उससे कैंसिल कर दिया जाएगा। फी की बात करें तो फी जो होती है मेल के लिए, मेल फ्रॉम जनरल एज वेल एज ओबीसी कैटेगरी, उनको 500 देनी पड़ती है एप्लीकेशन फी। लेकिन जो बाकी कैटेगरीज हो गई, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, ये सारी कैटेगरी अलॉन्ग विद द फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए कोई भी फी यहाँ पर नहीं होती है, यानी आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हैं। जो फी यहाँ पर है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, और वो भी जनरल एंड ओबीसी, इन दोनों कैटेगरी को छोड़ के बाकी जो कैटेगरी है अलॉन्ग विद द फीमेल, चाहे वो फीमेल किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रही हो, आपके लिए कोई भी फी यहाँ पे नहीं लगती है, अलॉन्ग विद द एसटी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट, ठीक है। ओके, अब आता है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन कैसे होता है, तो देखिए सिलेक्शन जो होता है दो तरीके से होता है। सबसे पहला जो होता है थ्रू बार्क ऑनलाइन एग्जाम अलॉन्ग विद द गेट स्कोर। आपके पास ऑप्शन मिलता है जब आप फॉर्म फिलअप करोगे कि आप अपना सिलेक्शन कैसे करवाना चाहते हो। इट विल बी बेस्ट अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो तो, ताकि इसमें क्या चांसेस रहता है कि बार्क ऑनलाइन एग्जाम, यानी आप चाहते हो कि आपको जो है बार्क ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे भी देखे एंड गेट स्कोर के बेसिस पे भी देखे। इससे क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक भी एरिया अगर डाउन हो जाए जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और दूसरा एरिया यानी बार्क एग्जाम या गेट स्कोर में से कोई एक एरिया स्ट्रांग हो जाता है, यानी जो आपका सिलेक्शन करवा सकता है, तो वहां पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है ओनली थ्रू द गेट स्कोर। गेट स्कोर में क्या होता है, मतलब उस टाइम पे आपको बार्क ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका गेट स्कोर बहुत ज्यादा बेस्ट है तो आप खाली गेट स्कोर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, गेट स्कोर से अप्लाई कर सकते हो, आपको फिर ऑनलाइन एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि बाई चांस अगर आपके गेट का स्कोर उनके दिए हुए कट ऑफ स्कोर से अगर मैच नहीं करता है तो आप आउट हो जाते हो। लेकिन ये ऊपर वाला ऑप्शन भरने में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका रिटर्न एग्जाम बहुत अच्छा गया और आपका गेट स्कोर मान लीजिए उतना बेटर नहीं है, तो रिटर्न एग्जाम और गेट स्कोर दोनों मिला के जो है आपका जो ओवरऑल कट ऑफ होता है वो एक अच्छा खासा नंबर हो जाता है, जो कि आपके सिलेक्शन को बढ़ा सकता है। जैसे कि ये मैंने क्लिपिंग ली है, इन्हीं के ब्रोशर से जो है क्लिपिंग ली है। ये खुद ऐसा कह रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे मेंशन होके रखा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू मैक्सिमाइज देयर चांस ऑफ बीइंग स्क्रीन्ड। यानी ये खुद कह रहे हैं कि अगर आप अपनी स्क्रीनिंग का या सिलेक्शन का जो चांस है अगर वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को जो है जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें गेट स्कोर एज वेल एज ऑनलाइन एग्जाम दोनों का ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो आप जो है अकॉर्डिंगली अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है जा सकते हैं। अगर आपके पास गेट स्कोर नहीं भी है फिर भी आप बिना गेट स्कोर के भी बार्क एग्जाम को जो है इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि मैंने कहा, अगर इन केस आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया तब क्या होगा। अगर आपने मान लीजिए ये रिटर्न एग्जाम एज वेल एज गेट का स्कोर कार्ड जो भी था सब मिलाकर अगर क्लियर कर लिया, आफ्टर दैट क्या होगा, अगर ये एग्जाम क्लियर हो गया तो फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। वो इंटरव्यू अगर इन केस आपने क्लियर कर लिया, फिर आपको जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेज दिया जाएगा, जो कि इनका ओरिएंटेशन कोर्स होता है।
1 ईयर के ट्रेनिंग पीरियड में आपको 55,000 का पे स्केल दिया जाएगा 1 साल के लिए। उसके बाद जो है आपका एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है, उसमें लगभग 55 से अबव मार्क्स लाने पड़ते हैं और वो मार्क्स आ जाने के बाद आपको जो है पोस्ट कर दिया जाता है एज अ TSOS, जो कि होता है ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर। तो वहां पे जो है आपको पोस्ट कर दिया जाएगा विद द सैलरी ऑफ 56,000 फॉर द इनिशियल टाइम। आगे चल के वो इंक्रीमेंट होके 96,000 में चेंज हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे भी वही बात कर रखी है, जैसे हमारा जो एरिया है वो है बायो साइंसेस का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट के अंदर आपको अप्लाई करना है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ शॉर्टकट में बता रखा है कि MSc जो है इन सारे डिसिप्लिन में आपकी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आपने BE किया है, BTech किया है, BSc किया है इन फूड टेक्नोलॉजी, तब आप एलिजिबल हैं। और गेट का स्कोर जो वैलिड होगा वो तभी वैलिड होगा अगर वो गेट का स्कोर लाइफ साइंसेस से है या बायोटेक्नोलॉजी से है। अगर आपने गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन क्लियर किया है तो उसका स्कोर कार्ड आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपको जो है अभी जो मैंने फिलहाल में आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई थी वहां पे आपको विजिट करना है, वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपने मेल को एक्टिवेट करना है, फिर एप्लीकेंट लॉगिन पे जाना है, वहां पर जाकर लॉगिन करना है। कैंडिडेट होम पेज मिलेगा, आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, स्क्रीनिंग इंफॉर्मेशन डालना है कि आप खुद को कैसे स्क्रीन करवाना चाहते हो। पेमेंट स्टेज आएगा, फाइनल सबमिशन करके पूरा कंप्लीशन कर देना है। इस तरीके से आपको पूरा फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अब आता है मेन चीज की एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या होता है, जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम के बारे में बात करती हूँ। एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है 3 मार्क्स का होता है, यानी हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 के 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी जो टोटल पेपर होता है, फुल पेपर की अगर हम बात करें तो टोटल पेपर आपका होता है 300 का, ठीक है। टोटल मार्क्स जो होंगे वो होंगे आपके 300 मार्क्स। नेगेटिव मार्क्स यानी हर एक गलत क्वेश्चन पे आपके -1 कटेंगे, यानी सही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स देगा और गलत क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स ले जाएगा, जो कि एक अच्छा खासा नंबर होता है। टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 2 आवर्स का, यानी 120 मिनट्स का। कैलकुलेटर आपको दिया जाएगा, बिकॉज जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऑप्शंस भी होते हैं, लाइक ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन होते हैं। आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, जो ऑप्शन सही होगा उसको टिक कर देना है। उसको सॉल्व करने के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड होता है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस अवेलेबल नहीं है, ना ही PYQs अवेलेबल है, क्योंकि वो अपने क्वेश्चंस को रिलीज ही नहीं करते हैं। इसीलिए कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो वो इस बेसिस पे मिलता है कि या तो उसका मॉडल पेपर फॉर्म में मिल जाएगा कि उसके जैसे क्वेश्चन, या फिर जैसे कि क्या करते हैं कोई कोई इंस्टीट्यूट मतलब जहाँ पे बार का तैयारी होता है, तो वहां पे स्टूडेंट जब एग्जाम देकर आते हैं तो अपने मेमोरी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस को डिक्टेट करते हैं। तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, उनकी मेमोरी के बेसिस पे जो है क्वेश्चंस रेडी कर देता है। ये कुछ अल्टरनेटिव टेक्निक हो गए जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत बार का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन बार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होता है वो नहीं मिलेगा, वो रिलीज ही नहीं करते हैं बार वाले, इसलिए आपको कहीं भी आपको क्वेश्चन पेपर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगी। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस जो होता है वो लगभग, क्योंकि ये एग्जाम जो है मैंने 2 बार दिया है, ठीक है, 2 बार मैंने ये एग्जाम खुद दिया है, तो मैं यहाँ पे जो भी सजेशन है वो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको दूंगी कि मैंने क्या फेस किया था उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वही चीजें मैक्सिमम स्टूडेंट फेस करते हैं। तो सिलेबस यहाँ पर जो होता है, व्हाट आई हैव फेल्ट कि यहाँ का सिलेबस 90% सिलेबस मैच कर जाता है CSIR से, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि फिर अलग से आपको कुछ भागना दौड़ना नहीं है किसी सिलेबस के प्रिपरेशन के लिए। तो 90% सिलेबस आपका CSIR एज वेल एज गेट दोनों से मैच कर जाता है। ये एक बहुत खुशी की बात हो गई। तो आप जो है CSR की प्रिपरेशन करते रहिए, गेट का बार का प्रिपरेशन उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखिए, व्हाट आई हैव सीन की जो आपका CSIR का पार्ट B का क्वेश्चन होता है और पार्ट C का क्वेश्चन होता है, जो बार का क्वेश्चन होता है वो इसके बीच का इंटरमीडिएट होता है। मतलब कि
क्वेश्चन का लेंथ जो है आपको मॉडरेट मिलेगा, बहुत ज्यादा ह्यूज भी नहीं मिलेगा, बहुत छोटा भी नहीं मिलेगा जैसे पार्ट बी में आता है। जो पार्ट बी में छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं सीएसआर के, वैसे नहीं होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन देखे होंगे आपने पार्ट बी के कि उसको देखो तो लगता है वो पार्ट सी का क्वेश्चन है, लेकिन वो पार्ट बी में पूछा जाता है। उस टाइप के एक एवरेज लेंथ वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, तो आप समझ सकते हो ज्यादा छोटे भी नहीं होंगे, मतलब लेस लेंदी भी नहीं होंगे, मोर लेंदी भी नहीं होंगे, इंटरमीडिएट में वो रहते हैं। तो इसका जो है पैटर्न कुछ ऐसे मैच होता है। यानी अगर इन जनरल कहें तो जैसे कि आपने डीबीटी का पेपर देखा, डीबीटी का पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन डीबीटी के पेपर में जो आप लेंथ वगैरह देखते हो क्वेश्चन की, कुछ ऐसी ही लेंदी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। लेकिन पार्ट सी जितने इतने लेंदी नहीं होंगे और पार्ट बी जितने इतने छोटे भी नहीं होंगे। पार्ट बी और इंटरमीडिएट ऑफ पार्ट बी एंड पार्ट सी इसका मिक्सचर होता है। लेवल की बात करें कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा होता है, तो व्हाट आई हैव फेल्ट कि उसका लेवल बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होता है, वो इंटरमीडिएट होता है। लेवल भी इंटरमीडिएट रहता है। कोई कोई क्वेश्चन आपको इतने इजी मिल जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये कैसा क्वेश्चन पूछा है, और साथ ही साथ कोई कोई क्वेश्चन आपको बहुत टफ भी मिल जाएंगे। तो मिक्सचर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सीएसआर का प्रिपरेशन कर रहे हो और कभी आपने पेपर दिया है, तो उसके मुकाबले आपको बार का पेपर ईजी लगेगा, दैट आई कैन अश्योर, ठीक है। तो सीएसआईआर से थोड़ा सा लेवल आपको कम लगेगा बार का, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम लगे। जैसे कि आईसीएमआर, सीएसआर का प्रिपरेशन करने के बाद आईसीएमआर का एग्जाम देने जाओ तो लगता है यार ये किस लेवल का एग्जाम है, क्योंकि वहां के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। लेकिन बार के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड बेसिस पे जो है, बायो साइंस की बात करी मैं, बायो साइंस में जो है जो क्वेश्चन आते हैं वो एक अच्छे खासे स्टैंडर्ड आते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। आपको देखकर मजा आएगा, क्वेश्चन देखकर मतलब उसको करने में कि यस ये हुआ एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस काफी अच्छे आते हैं, बहुत, जैसे मैंने कहा फंसाएंगे भी नहीं आपको क्वेश्चन, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुरंत हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन टाइम लेगा। ये हो गई क्वेश्चन की बात, सिलेबस बता दिया मैंने, सारा पैटर्न बता दिया। अब आता है सबसे बड़ा दिक्कत, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और ये दिक्कत आपको मैक्सिमम लोग बताएंगे। होता ये है कि आप खुद देखिए 2 घंटे का पेपर है, ठीक है, 2 आवर्स का पेपर है, मतलब कि कितना हो गया, 120 मिनट्स हो गया, ठीक है। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, मतलब उसका लेंथ आप समझ सकते हो, बहुत छोटा भी नहीं होगा, बहुत बड़ा भी नहीं होगा, इंटरमीडिएट होगा। तो इस 2 घंटे में इस 100 क्वेश्चन को करना जो है बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग काम हो जाता है। मैंने 2 अटेम्प्ट दिया, दोनों अटेम्प्ट में से किसी भी अटेम्प्ट में मेरा जो हाईएस्ट मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाई थी वो था 75। मेरा जो पहला अटेम्प्ट था उसमें मैंने 80 किया था, सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने 75 किया था। तो क्वेश्चन इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आते नहीं थे क्वेश्चन, इसलिए कि 75 के अलावा जो बाकी 25 क्वेश्चन थे वो मुझे देखने का ही मौका नहीं मिला। माइट भी उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो कि मुझे आते हो, लेकिन टाइम की अवेलेबिलिटी कम रहने के कारण मुझे वो क्वेश्चन देखने का ही मौका नहीं मिला। तो यानी आप समझ सकते हो कि ओवरऑल पेपर का जो लेंथ होगा वो बहुत आपके लिए ह्यूज हो जाएगा, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका थोड़ा बहुत तो लेंथ होगा ही होगा, लेकिन आपको पर क्वेश्चन बहुत कम टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, मतलब कि पर क्वेश्चन अगर हम रफली ले तो आप एक क्वेश्चन पे 72 सेकेंड्स का टाइम लगा सकते हो, और अगर क्वेश्चन इजी आया है तब तो चलो ठीक है, 50 सेकंड में एक क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन टफ आया है तो एक क्वेश्चन आपका 2 से 3 मिनट ले लेता है। इस चक्कर में क्या होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब पूरे 100 क्वेश्चन पढ़ने तक का आपको मौका नहीं मिलता है। तो ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इसको ओवरकम कर पाए और मैक्सिमम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी तो अटेम्प्ट करेंगे, तो बेटर होगा कि आप अपने पढ़ने की स्पीड थोड़ा सा ऐसे रखिएगा ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। बिकॉज आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जो 20 क्वेश्चन यहाँ रह गए थे, जो 25 क्वेश्चन यहाँ रह गए थे, क्या पता वो ऐसे क्वेश्चन ना हो जो कि मुझे बहुत अच्छे से आते हो, और मैंने कहीं ऐसे क्वेश्चन पे वक्त ना बिता दिया हो जो कि मुझे कम आते थे और उसको सॉल्व करने में मैंने अपना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। शायद मैं आगे और क्वेश्चन को देखती तो हो सकता था वो क्वेश्चन इतने ईजी होते कि 30-40 सेकंड्स में सॉल्व हो जाते, बट दैट इज द पास्ट थिंग जो हो गया। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बोल रही हूँ कि आपको किस बातों का ध्यान रखना है। आपको कोशिश करना है कि जो 100 क्वेश्चन है आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड करके आओ उस 120 मिनट में, ठीक है। अब उस 120 मिनट में आप एक क्वेश्चन को कितना टाइम देते हो, मैं तो यहाँ पे एक रफली बेसिस पे बोला है कि 72 सेकेंड्स आप एक क्वेश्चन को अगर देते भी हो, 72 सेकेंड्स बोलिए या फिर 70 सेकेंड्स बोलिए, ये डिपेंड करता है।
पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी के पढ़ने की स्पीड कितनी है, वो स्लो पढ़ता है या फास्ट पढ़ता है। लेकिन अगर आप स्लो पढ़ते हो तो इस पर्टिकुलर एग्जाम में जो है आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई थिंक मैंने सारी ही चीजें जो है यहाँ पर कवर कर दी है। ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि 2021 के बार के लिए जो है निकाले गए हैं। ये बातें जो है मैं ऑलरेडी लास्ट मेरे वीडियो में भी बता चुकी हूँ। जैसे कि फॉर्म आ चुका है 12 जुलाई से, फॉर्म का जो लास्ट रजिस्ट्रेशन है वो 7 अगस्त तक किया जाएगा। लास्ट सबमिशन जो होगा फॉर्म का 9 अगस्त तक होगा। जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है, यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर की बुकिंग खुद करनी पड़ती है। ऑनलाइन जो है स्लॉट ओपन होता है, वहां पे जाकर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर की बुकिंग करनी होती है। अगर एग्जामिनेशन सेंटर की बुकिंग आप जल्दी करते हो तो आपको हो सकता है आपको मनचाहा अपना एक जगह मिल जाए या एक सेंटर मिल जाए जहां पे जाकर आपको एग्जाम देना है। अगर आप लेट करोगे और स्लॉट खत्म हो गया, और स्लॉट खत्म हो जाने के बाद फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको अपनी सिटी में स्लॉट नहीं मिलेगा, तो फिर आपको यहाँ वहां कहीं और मूव करना पड़ सकता है। तो जो एग्जामिनेशन का स्लॉट बुकिंग वाला एरिया है वो 20 से लेकर 25 अगस्त के बीच में ओपन होगा। ऑनलाइन एग्जाम की डेट जो है इन्होंने दी है 5 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच में ये हो सकता है। जो लिस्ट डिस्प्ले होगी कैंडिडेट्स की जो कि सिलेक्ट हो जाएंगे फॉर द इंटरव्यू राउंड, वो होगी 21 सितंबर को। इसके बाद जो है जो फाइनल सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए वो आपको पता चलेगा 4 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में। जो लिस्ट होगी, फाइनल लिस्ट जो कैंडिडेट की डिस्प्ले की जाएगी वो की जाएगी 2nd वीक ऑफ नवंबर 2021। आपको ध्यान देने वाली बात ये कि सारे के सारे डेट जो है टेंटेटिव है, क्योंकि अभी आपको पता है कंडीशन ऐसी चल रही है कि कभी भी कोई भी चीज बदल जाती है। तो ये सारे डेट्स जो है टेंटेटिव है। आपको जो है इनकी वेबसाइट रेगुलरली विजिट करती रहनी है, ताकि अगर कोई चेंजेस हो तो उस चेंज के बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने सारी बातें जो हैं यहाँ पर कवर कर ली है रिगार्डिंग दी बार एग्जाम, कि इसके फायदे क्या हैं, ये हैं क्या। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो है आपको यूजफुल लगेगा। एंड मेक श्योर जो सिलेबस है उसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आप CSIR और गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आराम से जो है मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि ऑटोमेटिकली उसी के थ्रू आपके बार का भी प्रिपरेशन हो रहा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच।